बट यहाँ पर सर एक बात मुझे जाननी है आपसे कि आपके एसएसबी बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। जब आप पहली बार 2004 में गए थे तो आप मम्मी पापा को रोज कॉल करके कहते थे मुझे नहीं लग रहा आज होगा, मुझे नहीं लग रहा आज होगा, आज का दिन भी अच्छा नहीं गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली 2004 में से, और मुझे अच्छे से याद आती थी। यही बात करके मैं रोज घर पे बात करता था पापा से, और बोलता था और उस दिन कैसा था। मैं कहता था ठीक था, अच्छा था, पर वो अच्छा नहीं कि अब तो मार्क था। ओके। आई कुड हैव दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू से। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और जिनकी आपने अभी आवाज सुनी वो थे प्रीतेश यादव सर। इन्होंने एनडीए और सीडीएस क्वालिफाई किया एंड ही गॉट रिकमेंडेड इन बोथ। 2 अटेम्प्ट दिए सिर्फ एसएसबी के और दोनों में ही रिकमेंडेड हो गए। अब इनके बारे में हमें नॉलेज मिली, इनसे बात करने का मौका मिला यश से। यश ने हमें कांटेक्ट किया थ्रू selfselectionboard@gmail.com पे और वहां पर उन्होंने बताया कि उनके जो जीजू हैं वो रिकमेंडेड हुए हैं और एक नहीं 2 बार। तो अगर आपका कोई दोस्त रिकमेंड होता है तो प्लीज हमें उसके बारे में बताइए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस इतने वैल्यूएबल हैं कि शायद आपकी लाइफ चेंज करने में वो काम आ जाए। हो सकता है आपके रिकमेंडेशन का रीजन बन जाए। तो प्लीज उनके एक्सपीरियंस हमें शेयर कीजिए और उनके एक्सपीरियंस के साथ हम बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी समझेंगे रिकमेंडेशन की, और शायद एक मौका और एक चांस आपका और बढ़ा दे वो रिकमेंडेशन का। इसके साथ सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड इस बात का ध्यान रखता है कि आपका एम अचीव हो टूवर्ड्स अचीविंग यूनिफॉर्म। दैट्स व्हाई आवर एम मोटो इज अ वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। और इसलिए अनअकैडमी पे हम फ्री सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टाइटल, आरवी की लाइव क्लास लेते हैं, एकदम लाइव। यहाँ पर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ आपको, और यहाँ पर मैथ्स में आपको पढ़ाता हूँ रात को 9 बजे एंड 10:45 पीएम पर। मैथ्स की क्लास होती है लाइव। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। सीडीएस, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। याद रखिए टेरिटोरियल आर्मी भी बोला है मैंने। तो सबके सपने पूरे होंगे, बस आप मुझसे जुड़ जाइए 9 पीएम पे एंड 10:45 पीएम पे। दिस इज अ कंप्लीट फ्री क्लास। तो चलिए अब मिलते हैं प्रीतेश यादव सर से। अ वेरी वार्म वेलकम प्रीतेश सर। थैंक यू शुभम। सर आपकी जर्नी कमाल रही है और टफ भी रही है, मैं दोनों समझ रहा हूँ, बट आज आप जिस ओहदे पे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आपने 2004 में एनडीए क्वालिफाई किया, रिकमेंड हुए, फिर सीडीएस आपने क्वालिफाई किया, फिर आप रिकमेंड हुए लगातार 2 बार। लोग एक बार रिकमेंड नहीं हो पाते, आपने 2 बार लगातार किया है। ये इसके पीछे राज क्या है? और फिर आप एटीसी में मतलब आपने ज्वाइनिंग की, वो क्यों, ऐसा क्यों? 2004 में मैं पहली बार एनडीए के लिए गया था। आई वाज वेरी डेस्परेट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। आई वाज वेरी मोटिवेटेड आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए मेडिकली, आई कुड नॉट क्लियर आफ्टर क्लियरिंग द एसएसबी एंड ऑल। आई कुड नॉट क्लियर द मेडिकल। और उसके बाद आई परस्यूड माय इंजीनियरिंग, 4 साल इंजीनियरिंग करी। उसके बाद आई ज्वाइंड सॉफ्टवेयर कंपनी, 2 साल वहां ज्वाइन किया। फिर दिमाग में एक बार आया कि चलो एक बार फिर सीडीएस के लिए भी ट्राई किया जाए। पहली बार मेडिकली डिस्क्वालीफाई हो गए, बट व्हाई नॉट गिव इट अनदर शॉट। तो फिर से मैंने सीडीएस के लिए ट्राई किया एंड गॉड वाज काइंड। मैं दूसरी बार भी एसएसबी क्लियर हुआ, बट अगेन मेडिकल में फिर से आई कुड नॉट क्लियर। आई वाज 24 इन AIR also, CDS AIR. And after that, I wrote the exam of Airport Authority of India. I got through in that exam. और उसके बाद मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज ज्वाइन करी। 2010 से 2018 तक मैं एटीसी में था। एंड पिछले 2 साल पहले मैंने आई हैव मूव्ड ओवर टू एयरपोर्ट ऑपरेशंस नाउ इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट अब मैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा हूँ। ओके ठीक। तो प्रीतेश सर आपका फिर मेडिकल रीजन क्या बना था? मतलब आपको फिर 2004 में जब आपका मेडिकल बना था वो क्या था फिर? दरअसल रीजन था उस समय पार्शियल रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, जिसे हम आम भाषा में कलर ब्लाइंडनेस के तौर पे जानते हैं। तो मुझे कुछ पर्टिकुलर कलर्स को डिस्टिंक्ट, अगर उनका डिस्टिंक्शन कम है तो उसे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो वही मेरा प्रॉब्लम था। और मैं 2004 में गया था नेवी के लिए, आई कुडंट क्वालिफाई द मेडिकल देन। ओके, बट यहाँ पर चलिए जो हुआ वो तो उसे हम टाल नहीं सकते, वो तो कुदरत ने शायद आपके लिए कुछ और ही लिखा था। एंड फाइनली यू आर एटीसी इन वेरी रेपुटेड पोजीशन सर। बट यहाँ पर सर एक बात मुझे जाननी है आपसे कि आपके एसएसबी बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। जब आप पहली बार 2004 में गए थे तो आप मम्मी पापा को रोज कॉल करके कहते थे मुझे नहीं लग रहा आज होगा, मुझे नहीं लग रहा आज होगा, आज का दिन भी अच्छा नहीं गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली 2004 में से, और मुझे अच्छे से याद है अभी भी। बिकॉज जब मैं एग्जाम लिखता था, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, तो जब आप
WAT हुए थे, 60 words were there. I could only do about 40-45. SRT में I could do around less than 40, I would say 38 or something like that. तो उस समय, और जब मैं बाहर आके बाकी कैडेट से बात करते थे हम लोग, तो सब बोलते थे उनका तो उन्होंने तो काफी सारे कर दिए, मतलब 50 से ऊपर सभी के हो गए. मुझे लगता था कहीं ना कहीं यार आई हैव लैग समवेयर. अच्छा. इंटरव्यू में एक दो सवाल में आई फंबल, तो मुझे फिर लगा कि शायद नहीं गया उतना अच्छा. तो इसीलिए मुझे ये लगता था कि शायद मे बी आई एम नॉट, मेरा उतना अच्छा नहीं गया. आई ट्राई अगेन, आई गिव अनदर शॉट. यही बात करके मैं रोज घर पे बात करता था पापा से, और बोलता था पापा उसने कैसा था. मैं कहता था ठीक था, अच्छा था, पर मुझे लगता नहीं कि अप टू द मार्क था. ओके. आई कुड हैव डन, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू से. ओके, सो ये कहानी चलती रही आपकी, बट फाइनली आप रिकमेंड हो गए. कहानी में एक और अच्छा बड़ा ट्विस्ट है. आपका पर्सनल इंटरव्यू में आपने कह दिया, उन्होंने कहा एनी प्रॉब्लम, यू सेड सर हाँ बहुत बैड बग्स हैं. वो क्या कहानी थी? जी जी, वो यही वो क्वेश्चन था जिसके कारण मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू शायद उतना अच्छा नहीं गया जितना जा सकता था. अच्छा. It was going all smooth, very friendly and all. The interviewer was also very friendly. But I mean, they asked a question, how is the stay here? Interview was in Bangalore. So how is the stay here? They said. I said, stay is good, everything is good, but the only problem is there are a lot of bed bugs here. बहुत सारे खटमल हैं यहाँ पे. So, and the moment I gave that answer, I realized maybe I should not have done that, because this is something, negative part of it. You're not supposed to crib about the arrangement. You're not supposed to complain about anything. और मुझे मेरा ये भी मानना था कि मुझे अगर फीडबैक देना भी था तो आई शुड हैव गिवन इट इन द कॉन्फ्रेंस. अच्छा. तो मैंने एक बार बात बोल दी तो निकल गई थी कि बहुत सारे बेड यहाँ पर. तो उन्होंने बोला अच्छा बेड बग्स हैं. तो आपको कैसे पता आप बेड बग्स हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो देखे हैं बेड बग यहाँ पे. The other day I saw one bed bug on my bed. Then he asked, then what did you do? I said, I simply rubbed it off my bed. Acha, why did you do that? That's what I have done. What the bed bug had to do, it has already done. I couldn't have done it. Brush it off. Then he said, but you could have killed the bed bug. Then I said, yeah, maybe I could have. And then he, turned the question around and said, okay, if you had to kill the bed bug, if every candidate kills one bed bug, I don't think there would be any bed bugs left there in. So I said, yeah, maybe next time when I see a bed bug, I'll definitely kill it. Okay, but बट वो सीन थोड़ा ना आपको लगा होगा यार मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बट वहां पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने सेंस ऑफ ह्यूमर में बात खत्म कर दी, राइट? हाँ जी, मैं इसका क्रेडिट शायद इंटरव्यूइंग ऑफिसर को जाता है. वो मुझे ये भी बोल सकते थे कि आप कैसे हो कि आप छोटी सी बात को नहीं कर पाए और कंप्लेन कर रहे हो. You couldn't tolerate even little inconvenience. But it was, I was lucky enough to get such a good interviewer with me. Okay. Yes. So in the moral of the story, अगर आप वहां पर थोड़ा स्विच करना चाहते तो आप ये कहना चाहते हैं कि rather than complaining about the system, be the solver of the system. हाँ, exactly. वो ये भी समझाना चाह रहे थे कि आप अगर आप कंप्लेन ना करें, आप सॉल्व करें. In a way, it was kind of a lesson for me also. When he said he could have killed the bed bug, and if each candidate kills bed bugs, there would be no bed bugs here. Okay. Rather than worrying about the problem, we should try and find a solution of it. मैंने उसको बेड बग को हटा तो दिया, बट वो मेरे बेड से उठ के किसी और के बेड पे चला गया होगा. Not exactly a solution to it. Okay. And I definitely realized, I got to learn from the interview also. सर आपके ना केस में बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो वो भी हुआ था जब आप अपने पहले एनडीए के एसपी में गए हैं और आपको एक वहां पर बंदा मिलता है जो 17 टाइम्स गया है, 17 बार. हाँ, ये बेसिकली मुझे यहाँ तक याद है, ये एनडीए नहीं, सीडीएस के इंटरव्यू के समय हुआ था. सीडीएस के बाद. तो सर आपको शौक नहीं होता होगा कि यार ये क्या है, मतलब लोग इतनी बार भी जा सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली. मुझे ये आश्चर्य हो कि 17 टाइम्स इज टू मच. लेकिन जब मैंने ये बात तो तब हुई जब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया. जब इंट्रोडक्शन देते उन्होंने बोला कि दिस इज माय 17th टाइम, तब मुझे ये पता लगा. बट आई डिडंट नो दैट पर्सन पर्सनली दैट वेल. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 5 days जब हम एक दूसरे को मिले तो मैंने उन्हें जाना. ही वाज वेरी डिटरमाइंड, वेरी डेस्परेट टू जॉइन द फोर्सेस. और मैंने उनसे पूछना भी चाहा कि इतना बार हो गया, मे बी यू कुड हैव लुक फॉर सम अदर ऑप्शन आल्सो. एक बार लगता है ना, एक बार को लगता है, एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार ट्राई किया, फिर लगता है
शायद मे बी नॉट माय कप ऑफ टी, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, हम्म बट आई वाज रियली अमेज्ड टू सी हिज डेडिकेशन, हिज डिटर्मिनेशन टू इट। और उन्होंने कहा अगर रहूंगा तो मैं फौज में रहूंगा, या तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, समथिंग लाइक दैट ही सेड। So I was really amazed to see his dedication, his perseverance. नहीं सर, वो परसिस्टेंस बहुत अच्छी। बट सर आपके दिमाग में मतलब सोच के देखिए, जब हम आपको देखते हैं 2004 में बंदा गया पहली बार मैं रिकमेंड, उसके बाद उसको पता था कि वो मेडिकली आउट हो जाएगा, पर वो फिर भी गया 2010 में फिर दोबारा रिकमेंड, वो भी दोनों डिफरेंट एंट्री, एक एनडीए जो मात्र 18-19 साल का बच्चा होता है, और एक जब होता है 21-22 साल का। आपने 21 में अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी, 2 साल बाद आपने सीडीएस दिया, वो भी पहली बार में क्वालिफाई कर दिया, मतलब अराउंड 22-23 ईयर, मतलब जब लास्ट अटेम्प्ट होगा आपका करीबन सीडीएस का वो। जी। और आपको फिर क्या लगा, मतलब यार लोग बेसिकली कहाँ गलती करते होंगे, क्योंकि आपने दिया है, आपको पता होगा कि यार इतना तो मुश्किल नहीं है, और ऐसा कोई साइंटिफिक टेस्ट भी नहीं लेते वो, मतलब साइंटिफिक टेस्ट मतलब ऐसे नहीं कोई एल्गोरिथम या फिजिक्स केमिस्ट्री के बड़े बड़े फॉर्मूले पूछ लें, तो आपके अकॉर्डिंग क्या रीजन होता होगा कि यार बंदे क्यों मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं? रिजेक्ट होने का रीजन तो मेरा यही मानना है कि साइकोलॉजिस्ट जहाँ पर जो टेस्ट, जो सबसे मुश्किल जो मुझे टेस्ट लगे थी उन तीनों टेस्ट में, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में, तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगे साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर लोग साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में ही अच्छा नहीं कर पाते होंगे, बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू में मोर और लेस द मंत्रा इज सेम, यू हैव टू बी ट्रूथफुल, आपको जो कहना है सही कहना है, और ज्यादा डोंट बीट अराउंड द बुश, बी टू द पॉइंट, एवरीवन नोज द मंत्रा। और ज्यादातर लोगों का इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू ठीक ठाक जाता है। वीडियो में भी एवरीवन, अगर आप एक बार, दो बार, चार बार अगर चले आएंगे तो यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स यू आर गोइंग टू गेट एंड हाउ टू गेट थ्रू। द प्रॉब्लम कम्स इज साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में आपको टाइम इतना कम दिया जाता है दैट यू डोंट गेट टू प्रिपेयर फॉर इट, लाइक यू कैन नॉट मग अप, आप वर्ड्स को याद करके वहां पे उनका वो नहीं लिख सकते, बिकॉज एवरी टाइम अ न्यू वर्ड विल कम अप, यू हैव टू थिंक एंड राइट, and you get merely 15 seconds for each word. So psychologist test is where people lag as far as my opinion is concerned, और यहीं पर है जहां पर कि लोगों को ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए, स्पेशली डब्ल्यूएटी के लिए, एसआरटी के लिए और पिक्चर परसेप्शन के लिए। ओके, ग्रेट। हाँ, यहाँ तक की बात हो गई सर, बट एक बात बताइए, जब आप 2004 में रिकमेंड हो गए थे, ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ होगा आई एम श्योर, क्योंकि तब आप डेस्परेट थे कि भाई मुझे आर्म फोर्स ही ज्वाइन करनी है, एनडीए ही ज्वाइन करना है, मेरिट लिस्ट में अच्छी खासी रैंक आ गई है, उसके बावजूद फिर आपका फिर कैसे, मतलब क्या दिमाग में चल क्या रहा था तब? मैं आपको बताता हूँ, 2004 की जो बात है, जब मैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस भी दे रहा था, साइड बाय साइड, हर कोई साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट सभी करते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम भी देते हैं, एंड आई गॉट थ्रू द एसएसबी आल्सो। एट द सेम टाइम मेरे इंजीनियरिंग के जो इसके एंट्रेंस एग्जाम्स के भी रिजल्ट्स आए, एंड उसमें भी लकीली आई गॉट अ वेरी गुड रैंक। मुझे एमपी का काफी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था, बट आई वाज नॉट हैप्पी। आई मीन जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा ठीक है, आ गया, बहुत अच्छी बात है, मेरा सिलेक्शन हो गया अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुझे अच्छी ब्रांच भी मिल गई थी, बट मेरा दिमाग था कहीं और, मुझे जाना था एसएसबी में। तो एसएसबी गया, क्लियर भी हुआ, सब कुछ हुआ, और जब फाइनली मेडिकल में नहीं हो पाया तो आई वाज लिटरली ब्रोकन। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि कोई भी बहुत, आई वाज अ वेरी टेंडर एज होती है, 17-18 साल की, 17 आई थिंक इन 2004। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, और जब मैं वापस आया तब मुझे अपना इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना था, जो कि एक दूसरी सिटी में था। मुझे आई हैड टू गो अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अकेले जाके रहना इतना बड़ा हार्ट ब्रेक के बाद। तो शुरू में तो आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग का पहला साल तो मैंने ज्यादा किसी से बात भी नहीं करी, मेरे कुछ बहुत ही 2 या 3 फ्रेंड बने थे। आई वाज इन हॉस्टल, सो इंजीनियरिंग करते हुए अगर आप हॉस्टल में रहकर भी कम फ्रेंड्स बना पाए, तो यू कैन इमेजिन आई हैड बिकम अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मैं कई बार ये सब सोच के रोता भी था, अरे यार क्या हो गया, ये ऐसा क्या था जो मैं और कर सकता था और मैं नहीं कर पाया। फिर मुझे आंसर यही मिलता था कि देयर वाज नथिंग दैट आई कुड डू, मैं कुछ नहीं कर सकता था, इट वाज डेस्टिनी, इसको कहते हैं, डेस्टिनी में शायद नहीं था मेरे लिए, तो मैं नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम, जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग के पहले साल बाद, धीरे आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ठीक है, अब इंजीनियरिंग करना है, इसी को अच्छे से करना है, एंड देन सब कुछ ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बने, इंजीनियरिंग में भी अच्छा रहा, एंड एवरीथिंग, लाइफ केम बैक ऑन ट्रैक।
चलिए सर, ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, बट फिर आपको 2010 में ऐसा क्या लगा कि यार अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कलर पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो एकदम से ठीक हो जाएगी, ये तो बाय बर्थ है ना। सो व्हाट केम इन योर माइंड व्हाइल डूइंग अ जॉब इन एसेंचर कि भाई आज चलो जाते हैं सीडीएस देकर आएंगे, रिकमेंड होंगे, और वो मतलब कहाँ से आ गया आपके दिमाग में थॉट? जी, ये भी इसका भी काफी इंटरेस्टिंग वाकया था। दरअसल क्या हुआ कि मैं जैसे मैं बताया 2008 में मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। मेरा प्लेसमेंट हो गया। आई जॉइंड अ सॉफ्टवेयर कंपनी। आई वाज इन चेन्नई। मैं चेन्नई में ज्वाइन किया, वहां पर 1 साल रहा। शुरू में तो जब आप जॉब कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। और वो तो मेरा पहला जॉब था। आ, पढ़ाई से मुक्ति मिल जाती है पहली बात तो। फिर आपको अलग तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, फ्रीडम मिल जाती है थोड़ी सी, थोड़ा अर्निंग भी होती है, तो यू गेट सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम। तो पहला साल मैंने एंजॉय किया अपना फर्स्ट जॉब का। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि आई थिंक मुझे कुछ और करना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज नॉट वेयर आई वांट माय करियर टू बी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। आई थॉट ऑफ यूपीएससी आल्सो। आई थॉट ऑफ अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। और बाय दिस टाइम मेरे दिमाग से फोर्सेस की बात पूरी तरह से जा चुकी थी। 2008-9 तक दिमाग से ये जा चुका था, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कलर ब्लाइंड एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसका आप इलाज करवा लो, ऑपरेशन करवा लो, वो ठीक हो जाए। दिस इज अ काइंड ऑफ अ डेफिशिएंसी which is by birth, and it is always going to be there with you. It doesn't leave you anytime. So ये बात मेरे दिमाग से जा चुकी थी कि मैंने वो ऑप्शन क्लोज कर दिया था। लेकिन फिर भी 2009, और जब मैं 2 साल कंप्लीट हो चुके तो जॉब में 2010 आया, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। एक सबकॉन्शियस माइंड में तो था ही वो। तो मैंने सोचा कि मैं पहले नेवी के लिए गया था। वहां पर जो कलर के जो परसेप्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। आई थॉट लेट्स गो एंड ट्राई दिस टाइम फॉर आर्मी। सीडीएस में फॉर आर्मी के लिए अगर मैं जाऊं, और हो सकता है कि उस समय जो मेरा जो टेस्ट हुआ था वो सही नहीं हुआ हो, या मैंने उस समय घबराहट में कुछ वो गलती कर गड़बड़ी कर दी हो। तो लेट्स गो एंड गिव इट अनदर शॉट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर से वापस आ जाएंगे मेडिकल से, या ब्रिटेन से या कॉन्फ्रेंस से आ जाएंगे, जैसा भी होगा। बस ऐसा ही था। आई वाज सीडीएस के टाइम पे इट वाज अ कंप्लीट यू नो व्हाट यू कॉल, आई जस्ट टुक माय चांस। मुझे पता था कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या होने वाला है। सम आई हैड एन इंक्लिनेशन, बट फिर भी आई वांटेड टू टेक माय चांस। ओके ओके, दैट साउंड्स ग्रेट, बट सर यहाँ पर ना एक बात थोड़ी ट्विस्टिंग आ जाती है। आई एम श्योर आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिस में पूछा होगा कि प्रीतेश आपको पता है ना आपका कलर ब्लाइंडनेस है आपकी, तो फिर आप क्यों आए हो? क्योंकि आप 20 दिन के दामाद रहे, दोबारा रिकमेंड हुए, तो सरकारी दामाद रहने के टाइम पर उन्होंने सवाल जरूर आपसे पूछा होगा। जी जी जी, उन्होंने पूछा जरूर था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप कोई भी एसएलवी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका पास्ट रिकॉर्ड को वो ध्यान में रखते हुए आप करंट इंटरव्यू नहीं लेते। जहां तक मुझे इस इंटरव्यू में देख के लगा है बात। उन्होंने मुझसे पूछा है, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सेम सवाल मुझसे पूछा गया कि आपने कहा पहले भी रिकमेंड हो चुके हैं। मैंने कहा हाँ, मैं 2004 में इंडिया के लिए रिकमेंड हुआ था। तो उन्होंने कहा कि फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? तब मैंने उनको पूरी बात बताई कि मैं मेडिकल, आई कुड नॉट क्वालिफाई मेडिकल बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। Then he said, okay, so do you think आपका वो प्रॉब्लम अभी रिकवर हो गया है, and have you recovered from that issue and you are ready this time? So I said, then मैंने उनको ये बात बताई कि this the problem, maybe he was not aware कि, or maybe he may not be, कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जो कि it cannot be recovered, it cannot go away। तो मैंने उनको ये बात बताई कि मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम जा नहीं सकती है, लेकिन मैंने सिंस मैंने पहले नेवी के लिए दिया था, इस बार मैंने सोचा कि आर्मी के लिए आई माइट क्वालिफाई फॉर द स्टैंडर्ड्स, बिकॉज थोड़े से स्टैंडर्ड्स थोड़े से एज कम्पेयर टू नेवी कम होते हैं आर्मी के लिए जी। और ओके, एंड देन ही डिडंट प्रोब मी फर्दर ऑन दिस। और समझ गया। ठीक है, बट सर यहाँ पर आप समझ गए। यहाँ पर ना मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। एनडीए के टाइम में सर आपने एसआरटी बैड काफी कम किए थे और आप फिर भी रिकमेंड हुए थे, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या रीजन हो गया? मतलब आपने जबकि कहा साइकोलॉजिकल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा ट्रिकी भी होता है एंड ट्रिकिंग भी होता है, तो आपको क्या रीजन लगता है कि भाई उसमें कम करने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हो गया? व्हाट इज द रीजन? हाँ, मुझे ये लगता है कि नंबर ऑफ एसआरटीज या नंबर ऑफ डब्ल्यूएटीज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। आप 60 के 60 एसआरटी कर दें या 60 के 60 डब्ल्यूएटी कर दें, बट आपके रिस्पॉन्सेज नहीं अप टू द मार्क रहे हैं। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट टेस्ट का पर्पस होता है कि
आपकी पर्सनालिटी को जज करना जी और इम्पोर्टेंट है WAT और SRTs में ऐसे रिस्पॉन्सेज देना जो कि आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। जी लाइक मेरा जो ऐसा मानना है WAT में आप कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट्स के नाम पे वर्ड ना बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने वर्ड आता है सन, सो यू राइट सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, इट डजंट रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। ओके सो और ये तीन शब्द का सेंटेंस है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेल नोन फैक्ट एंड इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू राइट। तो अगर आप इस तरह के सेंटेंस बहुत छोटे और समथिंग व्हिच डजंट रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी अगर आप बहुत सारे लिख दें, 60 के 60 लिख दें, तो आई डोंट थिंक इट रिफ्लेक्ट्स गुड ऑन योर पर्सनालिटी। बट on the other hand, if you do let's say 40 SRTs and you write proper responses and you let your personality come in those responses in the SRTs and the WATs, तो आपका जो है ये काफी पॉजिटिव जाता है। अगर आपकी पर्सनालिटी सामने आती है और सही पर्सनालिटी सामने आती है तो दैट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। ओके सर, मैं तो जैसा मैंने कहा, मैंने SRT जी जी WATs मैंने किए थे और पिक्चर परसेप्शन तो जैसा 12 स्टोरीज जो होती हैं सारी की सारी लिखी थी। तो मुझे लगता है कि मुझे वो एज शायद वहां पर मिली होगी, बिकॉज आई रोट the responses which were true to my attitude and I let my positive attitude and my qualities reflect into the responses which I gave. ओके बट से यहाँ पर मैं वैट को थोड़ा और इंट्रीग करना चाहूंगा। वैट काफी लोगों की डिफिकल्टी होती है। आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि यूनिवर्सल फैक्ट क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो तो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है नहीं। सनराइजेस इन द ईस्ट ऐसा तो नहीं आपकी बॉडी में से निकल के आ रहा सन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके सामने वर्ड रखूं जैसे इंटेंशन हो गया, तो अगर आप बताएं तो इंटेंशन पर अगर आप फॉर एग्जांपल होते दोबारा मैसेज में जाते तो आप क्या लिख कर आते? आपने जैसे कहा इंटेंशन, तो मैं लिखता efforts put with good intentions always result in success. अच्छा, अगर जी मैं शायद ये लिखता, क्योंकि इससे मेरा ये लगता है कि what it shows that whenever I put any effort I have good intentions in mind, okay. and that is why it ultimately lead to success more often than not. ओके सर, यहाँ पर एक और मैं वर्ड रखना चाहूंगा, शायद हमारे व्यूअर्स भी समझ ना पाए, डमी। अगर डमी वर्ड होता तो? जी डमी वर्ड होता तो मैं इस पे लिखता the medical students they learn about human anatomy with the help of dummy bodies. ओके बट सर यहाँ पर मैं दोबारा आपको इंट्रीग करना चाहूंगा। जैसे आपने अभी जो सेंटेंस बोला डमी पे, ठीक है, वो ठीक है मेरे हिसाब से जो सेंटेंस, बट आपको लगता है काफी लंबा है वो? हाँ जी, थोड़ा लंबा हो गया, बट वही ये बात है ना कि जो WAT का जो पर्पस होता है वो होता है आपका पर्सनालिटी बताना। और पर्सनालिटी के लिए आपको ज्यादा टाइम क्यों आपको 15 सेकंड देते हैं, सो दैट यू डोंट बी समवन एल्स। व्हेनेवर यू राइट समथिंग यू राइट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड, जो आपके दिमाग में पहले है वो आप लिखें। और जैसा कि मैंने कहा, जैसे आपने मुझसे शब्द पूछा, मैंने वो चीज बताई आपको जो पहले चीज मेरे दिमाग में आई, और वही आपका सही नहीं होता है। जो इम्पल्सिव रिस्पॉन्स होता है दैट इज योर वंस ट्रू कैरेक्टर। तो हाँ, ये कारण हो सकता है कि मेरे सेंटेंसेस थोड़े शायद लंबे थे। ये कारण हो सकता है कि मैंने SRTs कम किए और कम कर पाया, और WATs भी शायद इतने नहीं कर पाया। बट वही है कि अगर आप सही अपना रिस्पॉन्स देते हो, और आप इफ यू ट्राई टू रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी थ्रू योर रिस्पॉन्सेस, वो थोड़ा सा पॉजिटिव में जाता है। ओके ठीक है सर, मैं आपकी बात यहाँ पर समझ गया। सर यहाँ पर ना एक जरा थोड़ा सा इंट्रीग करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसमें 30 या 40 करे हैं, और दूसरा इंसान है जिसने 60 SRT और वैट करे हैं टोटल कंप्लीट, और दोनों ने पर्सनालिटी पे करे हैं। तो आपको नहीं लगता जो सेकंड वाला पर्सन है जिसने सारे क्वेश्चंस करे हैं विद पर्सनालिटी rather than putting something like फैक्ट्स और समथिंग लाइक यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे हमने बताया कि सन राइजेस इन द ईस्ट, वैसे फैक्ट नहीं इस्तेमाल करें, तो जो सेकंड पर्सन है 60 क्वेश्चंस करने वाला, पर्सनालिटी के साथ लिखने वाला, उसकी वैल्यू या वेटेज ज्यादा हो गई? हाँ डेफिनेटली। अगर जैसा आप बता रहे हैं कि दोनों ने अपनी पर्सनालिटी मतलब को सामने रखते हुए रिस्पॉन्सेज दिए हैं, और एक ने ज्यादा दिए हैं और दूसरे बंदे ने अगर कम दिए हैं, तो साइकोलॉजी टेस्ट में थोड़ा तो एज मिलेगा जिसने ज्यादा SRTs किए हैं, जिसने ज्यादा WATs किए हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरा ये मानना है कि आपके रिस्पॉन्सेज, जब हम स्पेशली SRTs की अगर हम बात करें, तो SRTs में कुछ लोग रिस्पॉन्सेज देने के चक्कर में, अगर आपको एक सिचुएशन दी गई है, तो मेरा मानना है कि आप सिचुएशन को डाइल्यूट ना करें। मतलब कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं जो कि सिचुएशन आपको दी है जो कि सीरियस सिचुएशन है, बट just because he wants to show his positive character, I mean a person wants to show his positive character,
एंड एट द सेम टाइम ही वांट्स टू कंप्लीट ऑल द एसआरटीज, तो प्रॉब्लम को इतना डाइल्यूट कर देगा और एक छोटा सा रिस्पॉन्स लिख देगा कि जैसे प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं. अच्छा. हाँ, तो दैट आल्सो शुड नॉट बी देयर. मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको एसआरटी में कोई प्रॉब्लम दी गई है तो वो इसलिए दी गई है ताकि आपका रिस्पॉन्स उसमें जज किया जाए. सो डू नॉट dilute it too much, do not over hype also at the same time. बहुत ज्यादा उसको exaggerate भी ना करें situation को और dilute भी ना करें. Handle the situation as it is. ठीक है सर, यहाँ पर मैं आपके सामने एसआरटी ही रखना चाहूंगा. अब आप हॉस्टल में रह चुके हैं, तो आई एम श्योर आप इस बात से कोरिलेट भी करेंगे. हिज रूममेट इन द हॉस्टल डू नॉट लाइक हिम. ठीक है, डैश 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 डैश. यहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं सर? क्योंकि यहाँ पर मैं, जैसे आपने कहा, डाइल्यूट ना करे बिना. देखिए, ये सिचुएशन काफी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन है. और अगर मैं अपना रिस्पॉन्स दूंगा इसके लिए, तो मैं कहूंगा कि देन ही टॉक टू हिज रूममेट, he assured him of resolving their differences with mutual cooperation. They got to know each other well and they become very good friends. So जब मैं आपको ये रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, तो मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि ये एक्चुअल रिस्पॉन्स वही है जो अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं ऐसा ही करता. अगर मेरे रूममेट से मेरे डिफरेंसेस होते, या he was not liking me, या I also had any difference of opinion, I would have gone up to him and talk to him. मैं एक दूसरे उससे बात करता, भाई क्या इश्यूज हैं, हो सकता है कि हम में कुछ गलत फहमियां, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, और आई एम श्योर कि बात करने से हमारे डिफरेंसेस रिजॉल्व होते और एवरीथिंग वुड गेट रिजॉल्व. मेरा समझना है. ओके, तो ये रिस्पॉन्स है जो कि मैं एक्चुअल लाइफ में करता. ठीक है. इसमें मानना है कि ये मेरी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है. अगर ये रिस्पॉन्स आप पढ़ेंगे तो ये इट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड और फेक रिस्पॉन्स. इट्स समथिंग दैट एक्चुअली आई वुड हैव डन इफ आई हैड बीन इन दैट प्लेस. ओके, ठीक है, मैं आपकी बात सब समझ गया. अब मैं जरा थोड़ा एक हाई लेवल का रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा. एक क्वेश्चन से आपके सामने एसआरटी है. इन अ ट्रेन ही फाउंड दैट सम बैड एलिमेंट हैज स्टैब्ड अ लेडी. भाई एक ट्रेन आप जा रहे हैं जिसमें एक लेडी पर चाकू मार दिए गए हैं, एंड शी वाज इन अ क्रिटिकल कंडीशन. थोड़ी अब दिक्कत की कंडीशन हो गई है, एंड एट द सेम टाइम अनदर लेडी वाज अबाउट टू डिलीवर अ चाइल्ड एंड क्राइंग इन पेन. नाउ व्हाट सर? क्योंकि आई एम श्योर ये हो सकता है आपने अपनी लाइफ में अभी तक डील नहीं किया है, जबकि एटीसी की जॉब बहुत स्ट्रेस वाली होती है, आई अंडरस्टैंड, बट अभी क्या? ये ऐसी सिचुएशन है जो कि आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस तरह की सिचुएशन से नहीं एनकाउंटर करते हैं जी. तो इट्स डेफिनेटली अ ट्रिकी सिचुएशन. बट इसमें मेरा रिस्पांस ये होता कि देन ही गॉट द फर्स्ट एड किट अवेलेबल विद द ट्रेन, अवेलेबल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट. ही एंश्योर्ड he gave the primary medical care to the lady who was stabbed, and in the meantime, with the help of his fellow passengers, they found a doctor and requested a doctor to tend to the lady who was giving birth to the child. And at the next station, he ensured that both the ladies got proper medical attention. He also lodged an FIR and complained regarding against the people who stabbed the lady, and then he continued his journey. ओके सर, मैं आपकी बात समझ गया, बट मैं जानना चाहूंगा, लास्ट में आपने बोला ही कंटिन्यूड हिज जर्नी. व्हाई ही इज बैक ऑन हिज ट्रैक? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट यू ब्रिंग हिम ऑन द ट्रैक? It is very important. I deliberately gave this response that he continued his journey because in life, in real life situation, when we are doing something, let's say in a train journey, and we found out something happened, we'll try to resolve that problem, and after resolving the problem we'll get back to what we were earlier doing. It's not that अगर कोई प्रॉब्लम आई, या जैसे आपने बताया, अगर एक्चुअल में ऐसा होता है कि कोई, हम ट्रेन में जा रहे हो, किसी को someone stabbed someone, आपने अपना पूरा ध्यान उसको लगा के उसको हॉस्पिटल में लेके जाओगे. ये एक्चुअल लाइफ में आप ऐसा नहीं करोगे, बिकॉज आप ट्रेन से जा रहे हो सकता है आपको कहीं जरूरी काम पर जाना, यू आर हैविंग एन इंटरव्यू टुमारो और एन एग्जाम टुमारो और अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अटेंड टुमारो. So this is a practical thing that you do. You make sure that people who are qualified to do the job, like उसको आप medical attention दो, और फिर आप अपना काम, because you are not a doctor. अगर आप वहाँ पे बैठे रहोगे, 24 घंटे बैठे रहोगे, तो भी you are not going to help that lady in any way. All you can do is you can make sure that she reaches in at the proper place with the doctors, and then you get back and do what you were doing, because आपका वो भी काम है. That is also your task. इसलिए मैंने जानबूझकर के मैंने बाद में लास्ट में ये कहा that he continued his journey. Okay. It should not so happen that I get involved in situation around me so much that I forgot what I was set for doing.
आई मीन जो मुझे करना था वो भूल ही जाऊं और बाकी चीजों में ही अपना पूरा ध्यान लगा दूं। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपकी बात यहाँ पर समझ रहा हूँ, बट अब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप एनडी में भी रिकमेंड हुए हैं, आप सीडीएस में भी रिकमेंड हुए हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, लोग ना रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, भाई पास परफॉर्मेंस है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं और नॉर्मली उसमें फेल हो जाते हैं। तो आपने कुछ ऐसा किया था या बस आप, क्योंकि मुझे जहां तक पता लगा आपने ही बताया था मुझे कि आप बिना तैयारी के गए थे इस वाले अटेम्प्ट में, सीडीएस वाले में। सो व्हाट वाज देयर, मतलब आपने क्या करा, आपका माइंडसेट क्या था तब? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एनडीए के लिए जब गया था तब मैंने प्रिपरेशन किया था थोड़ा मैंने, बिकॉज उस समय 2004 की बात है, उस समय ऑनलाइन वगैरह कंटेंट इतना नहीं होता था कि मैं कहाँ से पता लगा दूं, बिकॉज एसएसबी इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है जो कि आपको कहीं नहीं होता। इस तरह का इंटरव्यू कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलता। आप किसी कंपनी में जाएं या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जाएं, यू डू नॉट कम अक्रॉस थिंग लाइक एसएसबी इंटरव्यू। इसके लिए आपको, तो मैंने जो भी आसपास मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट्स थे जो कि यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू दिए हुए थे, मैंने उनसे जाके बात करी किस तरह का सिचुएशंस आती हैं। मैंने उसके बाद थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर किया। तो एनडीए के लिए यस आई डिड प्रिपेयर माई सेल्फ। बट जब मैं सीडीएस के लिए गया तो जैसा मैंने कहा, एक तो मुझे थोड़ा सा ये था कि सिंस ये मेडिकल वाला प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगा, और दूसरी बात ये थी कि सीडीएस के टाइम पे जाने के पहले मुझे पता था, सिंस मैं एनडीए में क्लियर कर चुका था तो मुझे पता था कि क्या आने वाला है। इन अ वे आई न्यू व्हाट वाज कमिंग। तो ऑल आई डिड वाज सीडीएस के एसएसबी से पहले मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने बैठ करके अपना रिकॉल किया एनडीए का पूरा एसएसबी इंटरव्यू, बिकॉज वो काफी टाइम हो चुका था। 2004 से 10 के बीच में 6 साल का गैप था। तो 6 साल पुरानी सारी बातों को मैंने याद किया, क्या क्या टेस्ट हुए थे, मेरा क्या क्या रिस्पॉन्स था, मेरे साथ वालों का क्या रिस्पॉन्स था, मुझे क्या लगा था कि मेरी गलतियां हुई थी। मैंने उन सबको एनालाइज किया। आई जस्ट सेट डाउन, मे बी 1 या 2 दिन मैंने वो सिर्फ वो पुराना इंटरव्यूज को रियलाइज किया और गलतियों को जो थी उनके ऊपर करेक्ट करने की कोशिश किया। एंड सीडीएस के लिए मैंने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करी, बिकॉज एनडीए की मेरी तैयारी थी पहले ही। तो आई वॉज इन अ वे, आई न्यू व्हाट वाज कमिंग, मुझे पता था क्या आने वाला है मेरे लिए। ओके, बट सर जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए गए होंगे तो आपको एहसास हुआ होगा कि कहीं ना कहीं जो एक 18 साल के या 17 साल के लड़के का एनडीए होता है इंटरव्यू, और जो 23-24 साल के लड़के का हो तो थोड़ा डिफरेंस होता है, वो शायद एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी हाई रखते हैं। तो व्हाट डिड यू फाइंड देयर डिफरेंस ओवर देयर? बिल्कुल डेफिनेटली ये जरूर होता है जब एक एनडीए के लिए कोई इंटरव्यू होता है। और हम भी अगर किसी का एक ट्वेल्थ क्लास पास आउट का इंटरव्यू लेंगे और एक कॉलेज ग्रेजुएट और उसके ऊपर 2 साल का जॉब भी कर चुका है उसका इंटरव्यू लेंगे, तो माइंडसेट डिफरेंट होगा, वो तो डेफिनेट है। तो जो 2-3 चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा अपने ऊपर सोच के रखी थी इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए सीडीएस के समय में, वो ये था कि मुझे सिंस एनडीए के इंटरव्यू के टाइम पे मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना था कि मेरी स्कूलिंग कैसी थी, स्कूल्स में क्या फ्रेंड्स थे, मेरी क्या स्ट्रेंथ थी, कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे। मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो काफी स्कूल और मेरे फैमिली लाइफ तक ही सीमित तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। बट सीडीएस के लिए मैंने बहुत सी चीजें और सोची, बिकॉज एक प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि आप जिस जॉब में आप जहाँ काम कर रहे हो, आप क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा आप उसे क्यों छोड़ना चाहते हो, why do you not like your job, why do you want to do something else। तो उसको मैंने उसके बारे में सोचा, मैंने उसके बारे में भी एक आंसर प्रिपेयर किया, बिकॉज दिस इज अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन व्हिच कम्स इन एनी इंटरव्यूअर्स माइंड, कि भाई आप एक काम ऑलरेडी कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा बेरोजगार, आप यू आर डूइंग समथिंग, व्हाई डू यू वांट टू स्विच ओवर एंड डू समथिंग एल्स। So that's a very first that I prepared, and it needs very intense, very thoughtful preparation, this answer, because this answer can make or break your interview। ये एक क्वेश्चन आपके इंटरव्यू को बनाया बिगाड़ सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा आपका अपने जॉब को क्यों पसंद नहीं करते हो, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड रीजन टू नॉट लाइकिंग योर जॉब और टू स्विचिंग ओवर टू अनदर जॉब। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट आई डिड प्रिपेयर। और उसके अलावा मैंने अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, मैं हॉस्टल लाइफ के, आई वाज हॉस्टलर आल्सो फॉर 4 years। I was away from my family for 6 years, so all these questions are also I prepared। ओके सर, पर यहाँ पर थोड़ा और इंट्रिग करता हूँ मैं। देखिए सवाल, आपने बहुत सही बात कही, जो एक बात है कि आप करंट जॉब से छोड़ के आप जा रहे हो दूसरी जॉब में। अब भाई आप और मैं डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो मैं इस बात को कोरिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लव फॉर द आर्म फोर्सेस। ठीक है, वहां पर जॉब में वो चीज नहीं मिलती जो कि एक आर्म फोर्स में मिलेगी। सो वहां पर तो मोटी मोटी बात हमारे बीच की हो गई, बट फिर आपने आंसर प्रिपेयर कैसे किया है, मतलब क्या आपने क्या जवाब था, आप थोड़ा ग्लिम्स दे सकते हैं उसका? जी बिल्कुल। देखिए पहला तो जो मेरा रिस्पॉन्स था वो यही था कि जैसे मैंने बताया कि
उनको मैंने बोला कि जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, आई जॉइंड द न्यू जॉब, आई वेंट इन देयर, और इनिशियली ऑल्दो 1-2 महीने में मुझे समझ, द आंसर दैट आई गिव देम वाज इनिशियली फॉर in about 1 or 2 couple of months, I realized that maybe this job is not going to suit me for a long period of time. So I started thinking of thinking something else as a career option. लेकिन फिर मैंने सोचा it will not reflect good on my personality कि मैं किसी चीज को, अगर मैंने, if I have pursued something, I should not leave it just at the very first instance. It might, it's not a good way. If you're pursuing something, it's better to you थोड़ी दिन आप उस पर स्टिक करें, हो सकता है कि आप उसको पसंद करने लगे. So मैंने ये जरूर बोला कि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं एक चीज में आऊं और उसके बाद तुरंत उसे छोड़ दूं, because that would have, इसका मतलब ये होता कि मैं, I don't have courage to face a new challenge. So I did. So I told them that I took this job as a challenge. I was there for 2 years, and it's not that I didn't learn anything. I learned a lot of things. I am a corporate professional now, but I think it's high time. 2 years is a time when I should think and pursue what I really want to do. And as you say, I mean, forces are something. This is a job, the armed forces, that no other job in the world can match up to. ओके, इसकी तो बराबरी कोई और कर ही नहीं सकता. सर बात तो है. हाँ, ठीक ठीक है सर, यहाँ तक की कहानी हो गई. बट यहाँ पर मैं आपका जो साथ वाला दोस्त था, जो बन गए थे आपके 17 अटेम्प्ट्स, उनकी आप वो आपके ग्रुप में थे जीटीओ में, राइट? हाँ जी जी, यस. तब आपने एक बात नोटिस की थी उनके बारे में, वो क्या बात थी? कि आपने कुछ डिफरेंस किया था कि एक परफॉर्मेंस में ना थोड़ा डिफरेंस आ रहा है. वो बंदा डेस्परेट है, वो डिटरमाइंड है, वो परसिस्टेंट है. दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, बट यू नोटिस समथिंग कि शायद आपको लगा कि शायद ये रीजन हो सकता है. क्या था वो? हाँ, मैं आपको बताता हूँ. ये जब आप इतने सारे अटेम्प्ट देते हैं, तो जैसे हम जीडी में जब बैठते थे, ग्रुप इंटरव्यू होता था, ग्रुप डिस्कशन होता था जीटीओ के बाद, तो जो बंदा, जिसको पता है कि उसके ऑलरेडी इतने सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं और शायद ये लास्ट अटेम्प्ट हो या एक आध और अटेम्प्ट बचा हो इसके बाद, देन ही बिकम्स वेरी डेस्परेट. और फिर ग्रुप डिस्कशन वगैरह में दे ट्राई टू, दैट डेस्परेशन ट्राई कम्स आउट नेचुरली. ये मैं ये नहीं कहता हूँ उनके साथ ही, हम में से किसी के साथ भी हो सकता है. अगर हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से पाना चाहें और हमें नहीं मिल रही है, तो हम उसे पाने के लिए डेस्परेट हो सकते हैं. तो ऐसा उनके साथ भी हुआ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. तो वो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की, आई मीन डिस्कशन में बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते थे. he would not give anyone any chance to speak. He would try to show as if he's the leader of the group and dominating. वो जो भी इंटरव्यू, आई मीन जो ग्रुप जीटी ऑफिसर होता था, उनको ये दिखाने की कोशिश करते थे कि इस ग्रुप में मैं ही हूँ, आई एम द वन. वो थोड़ा अटेंशन सीकिंग काइंड ऑफ नेचर हो जाता है. सो ये जरूर आपको फेस करने को मिलती है अगर आप एक रिपीटर बैच में हो और आपके पास बहुत ज्यादा अटेम्प्ट के रिपीटर लोग हो आपके साथ. ओके, मैं आपकी बात समझ गया यहाँ से. बट यहाँ पर जीटीओ में कमांड टास्क के साथ आपके साथ थोड़ा फनी सा सीन हो गया था. यू डिड ऑल वेल इन पीजीटी एजीटी, बट कमांड टास्क में नहीं हो पा रहा था. हाँ, कमांड टास्क में मैं जब एनडीए के लिए गया था, तब वो मतलब एक जगह पे आकर के थोड़ा अटक गया था. मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए कमांड टास्क में. तो वहां पर जीटीओ ने मुझे थोड़ा हिंट भी दिया, अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक. उन्होंने कहा, आपने पुली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है अपने 11th और 12th क्लास में? मैंने कहा हाँ पढ़ा है. और जैसे उन्होंने ये बोला था, मेरी दिमाग की बत्ती जली. एंड देन वो उसको बांध करके, रस्सी को बांध करके, we made a pulley kind of a thing and cross the obstacle. So ये एक जीटीओ वाला भी, ये यहाँ पर मुझे फंबल हुआ था. जब मुझे जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे लगता था कि शायद उतना अच्छा नहीं किया, तो जीटीओ में मेरा यहाँ पर फंबल हो गया था. तब मुझे लगा कि शायद ये अच्छा इंप्रेशन नहीं गया कि the officer had to give me a hint to cross the obstacle. ओके, बट वहां पर उन्होंने खाली हिंट नहीं दिया था, उन्होंने आपके ऊपर स्ट्रेस भी किया था. Am I right or wrong? Don't take too much time and everything he said also. टाइम भी ज्यादा ले रहा था. उन्होंने बोला कि भाई क्या है, कब तक करोगे? Have you not read about police, concept of police in your 11th and 12th class? पहली बार के लिए तो उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने एक स्कोल्डिंग काइंड ऑफ वे में कहा था, चिल्ला के कहा था. तो मैं थोड़ा सा डर भी गया था. लेकिन डरने के साथ साथ फिर मैंने उनकी बात को भी सुना. फिर मुझे ध्यान आया कि डरने की जरूरत नहीं है, ये हिंट है, टेक द हिंट and complete their task. So I didn't get perturbed by the scolding.
मैंने उससे पॉजिटिवली लिया, मैंने उससे सीखा और मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया। ओके सर, मुझे ना यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई। देखिए, आप जब पहली बार रिकमेंड हुए वो था 2004, आप 17 साल की उम्र के हैं, जीटीयू ने स्कोर कर दिया, आप घबराए नहीं। अगर 90% ऑफ कैडेट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं। सो व्हाट द जी। माइंडसेट यू हैव, बिकॉज इन द जॉब ऑफ एटीसी, जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब में होते हैं, भले ही पायलट प्लेन उड़ा रहा है और उसकी जान और जिंदगी पूरी आपके हाथ में होती है। दैट्स अ वेरी स्ट्रेस सिचुएशन, बिकॉज मैनुअली और टेक्निकली दोनों जगह आपको प्रेजेंट होना पड़ता है। और डेली लाइफ तो मतलब एक जैसी होती नहीं। आपने एसेंचर में काम किया है, एसेंचर में आप अगला दिन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप एटीसी में अगला दिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो हाउ जी यू बिल्कुल। ऑलवेज रिमेन काम, ये क्या है, ऐसा क्या सीक्रेट लेके बैठे हैं आप अपने साथ? सीक्रेट कुछ नहीं है। देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि जो एटीसी का जो जॉब था मेरा, उसके पहले जो ट्रेनिंग कराई जाती है एटीसी की, वो काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है। इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। सो आपको काफी सारे सिनेरियोज का सिमुलेशन कराया जाता है। तो इन अ वे आप लगभग सारे सिनेरियोज के लिए आपको, आप यू आर प्रिपेयर्ड, आपको ट्रेन किया है, यू आर ट्रेन, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद भी जब आप एक्चुअल एक ट्रेनिंग के दौरान, सिमुलेशन के दौरान, और आप जब एक्चुअल सिनेरियोस फेस करते हैं, उसमें काफी डिफरेंस हो जाता है। सो एटीसी का जॉब इज मोर ऑफ इज यू नो मोर अबाउट योर रिफ्लेक्सेस, हाउ यू रिफ्लेक्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। बिकॉज एटीसी में आपके पास बहुत कम समय होता है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे प्लेन्स आपको मुझे एज एन एटीसी हैंडल करना होते हैं। हमें एक बार में कम से कम 20, 25, 30 फ्लाइट्स होती हैं, इनको हमको हैंडल करना होता है। और लगभग 20-25 प्लेन में, अगर एक प्लेन में अगर आप माने 100 पैसेंजर बैठे हुए, तो आप मान के चलिए इतने लोगों की जिंदगी है जो कि आपके ऊपर निर्भर करती है। तो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब एंड आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। तो इसके लिए सबसे जरूरी मंत्र ये है, जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है, वो उसका आप अच्छे से सीखें, ध्यान में रखें, और सिचुएशन जो आती है उसके हिसाब से उसको टेक द सिचुएशन एज एंड व्हेन इट कम्स, यू रिएक्ट। इट्स मोर लाइक एसआरटीज, यू नो, एटीसी का गेम एग्जैक्टली एसआरटी की तरह है। आपके पास सिचुएशन आती है एंड यू हैव वेरी लिटिल टाइम। जैसे आपका एसआरटी में 30 सेकंड का टाइम होता है, वैसा ही यहाँ पर 30 सेकंड या उससे भी कम टाइम होता है एटीसी में रिएक्ट करने के लिए। सर, मैं आपकी बात समझिए, मैं आपको यहाँ पर पॉज लेना चाहूंगा, बट मेरा सवाल ये नहीं था। 2004 में 17 साल का लड़का स्ट्रेस फ्री कैसे है, वो अपने आप को काम कैसे कर पा रहा है? बड़े बड़े इंसान घबरा जाते हैं, आप क्यों नहीं घबराए? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। अब इसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था ज्वाइन करने के लिए फोर्सेस। तो वो डिटर्मिनेशन ही था कहीं ना कहीं, जिसने कि मुझे घबराहट से दूर रखा। और ऐसा नहीं है कि मैं घबराया नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कई बार टेस्ट देने के बाद मुझे लगता था कि शायद नहीं उतना अच्छा गया टेस्ट, तो एक थोड़ा सा एक वो चीज भी आती थी दिमाग में। तो घबराहट तो होती है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, लेकिन जब सिचुएशन आती है एक्चुअल, तब आपको वो सारा नर्वसनेस पीछे को बैकसीट करना होता है एंड देन यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो एक होता है प्रिपरेटिव पेसिमिज्म एंड ऑपरेटिव ऑप्टिमिज्म। ये फंडा को करना चाहिए जिंदगी में, अमल में लाना चाहिए, वहां पे आपको काम में आ सकता है सब चीजें। प्रिपरेटिव पेसिमिज्म मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तब आप एकदम पेसिमिस्ट बने रहें। आप सोचें कि आप प्रिपेयर अपने आप को सबसे खराब सिचुएशन के लिए करें। आप ये मान के लें कि सबसे खराब इंटरव्यूअर आपके सामने आने वाला है और वो सब आपसे बहुत ही खतरनाक सवाल पूछने वाला है, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। एंड देन यू डू ऑपरेटिव ऑप्टिमिज्म। व्हेन यू गो एंड ऑपरेट, एक्चुअली यू बिकम 100% ऑप्टिमिस्ट। जब आप एक्चुअल में जाएं, सिचुएशन फेस करें, तब आप ये मान के चलें कि जो भी होने वाला है सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सो प्रिपेयर करते टाइम सबसे ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करें, लेकिन जब आप एक्चुअल में फेस करें सिचुएशन को, तो बी ए कंप्लीट ऑप्टिमिस्ट। आपको ये मान के चलें कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, एंड देन गिव योर बेस्ट। चलिए, फाइनली आपने मंत्र बता दिया। आई वाज सीकिंग फॉर दिस mantra for a while. Thank you so much, Pritesh sir. Thank you for your valuable time, and I hope this interview will help many candidates and get recommended. Thank you, Shubham. Thank you very much for the interview. और I wish you great success in future. All the best. और आपके सभी viewers को जो कि SSB aspirants हैं, I wish them all the best. Do well, do great, and make yourself, your family, and your country proud. All the best. Thank you so for your great words. Thank you so much. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।